Good morning students, myself Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड के ABST के फर्स्ट पेपर के बारे में। ABST में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स और सेकंड पेपर होता है टैक्सेशन, जो कि ऑप्शनल है, और इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है जो कंपलसरी है। इसलिए और जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स कंपलसरी और टैक्सेशन भी कंपलसरी है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है परिचय एवं परिभाषाएं। इनकम टैक्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशंस आज अपन बात करेंगे। भारतीय राजस्व में आयकर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू बनती है वो आयकर से बनती है। तो इसलिए इस राजस्व को प्राप्ति के लिए इनकम टैक्स एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। भारतीय राजस्व में आयकर के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होने के दो कारण हैं। पहला है आयकर भारत सरकार की आय का महत्वपूर्ण और लॉसशील साधन है। जब भी कम पड़े बढ़ा सकते हैं, लॉसशील है। दूसरे देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक समानता लाने में इस कर से महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो सकती है। जैसा कि विदित है कि जो ज़्यादा पैसा कमाएगा उस पर टैक्स ज़्यादा दे होगा, इसलिए ये आर्थिक विषमता भी दूर करने का एक साधन होता है। हमारे देश में एक ऐसे समय में जबकि सरकार समाजवादी समाज की रचना करती है तथा आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को दूर करना चाहती है, आयकर का बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं अपन करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स या काइंड्स ऑफ टैक्स। तो मोटी भाषा में देखें तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं और हमारे देश में दो प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं। पहला टैक्स प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर से आज से ऐसे कर से होता है जो जिसका भार या जो कर जिसका भार है वही व्यक्ति को वहन करना पड़ता है, जिस पर यह लगाया जाता है। अर्थात कराघात इंसिडेंस ऑफ टैक्स एवं करापात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। जिस व्यक्ति पर इस कर को लगाया जाता है वह व्यक्ति अपने स्वयं के पास से इस कर का भुगतान करता है। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति पर यह टैक्स लगाया जाता है वो ये व्यक्ति इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। और प्रत्यक्ष कर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आयकर। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर से होता है जिसका कराघात इंसिडेंस ऑफ टैक्स और करापात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। इस कर का भुगतान यद्यपि उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है, परंतु वह ऐसे कर को वस्तुएं और सेवाओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लेता है। जिस किसी ने भी ये टैक्स चुकाया, फिर जो ही उसने वस्तु और उपभोग वस्तुओं का या किसी सुविधा का उपयोग किया उस पर यह टैक्स लगा दिया जाता है, तो उस व्यक्ति से वो व्यक्ति वसूल करेगा। इस प्रकार ऐसे कर का भार, बर्डन और इम्पैक्ट वस्तुएं एवं सेवाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष करों में वस्तु एवं सेवा कर, GST, विक्रय कर, सेल टैक्स और उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर प्रमुख है। अब बात करेंगे अपन भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास। भारत में इनकम टैक्स का जो हिस्ट्री है उसके बारे में अपन परिचर्चा करेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम सन 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर लगाया गया था। ये कभी कभार
आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब भी आप इनकम टैक्स का पेपर देने के लिए जाते हो तब भी पूछ सकते हैं, और कभी इनकम टैक्स ऑफिसर का जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसमें भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि। तो बच्चों इसका ध्यान रखना कि भारत में सर्वप्रथम कर कब लगाया गया, 1860 में, और किसने लगाया, सर जेम्स विल्सन द्वारा यह लगाया गया। उस समय यह कर 1857 के सैनिक विद्रोह हुआ के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने हानियाँ हुई और उस हानि की पूर्ति के लिए ये कर लगाया गया। उस सीमा आयकर की करमुक्त सीमा 200 रुपये वार्षिक थी। 1860 में 200 रुपये वार्षिक सीमा थी, जो बाद में 1862 में बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई और 1886 में पहली बार आयकर संबंधी विस्तृत अधिनियम पास किया गया। तो यह अधिनियम कब आया, 1886 में। लागू कब हुआ, 1860 में। 26 साल बाद ये विस्तृत अधिनियम पास किया गया। तभी से यह आयकर भारतीय वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एवं स्थान अंग बन गया। 1916 में पहली बार आय की प्रगतिशील दरें प्रोग्रेसिव रेट्स लागू की गई 1916 में, और 1886 के अधिनियम में समय समय पर आवश्यकता संशोधन किए गए। यह अधिनियम 1917 तक चलता रहा। जो 1886 में जो अधिनियम बना वो 1917 तक चलता रहा, जो कि कहलाया 1886 के अधिनियम के समय जो चलाया गया था उसको 1917 तक चलता रहा। और 1918 में इस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम कब आया, 1918 में पास किया गया, जिसकी प्रमुख विशेषता चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर निर्धारण करना था। 1918 का अधिनियम केवल 4 वर्ष ही प्रभाव में रहा और 1922 में इसके स्थान पर एक नवीन अधिनियम आयकर अधिनियम 1922 इनकम टैक्स एक्ट 1922 पास किया गया। और इस अधिनियम में चालू वर्ष के सिद्धांत को समाप्त करके गत वर्ष के आधार पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। तो गत वर्ष का प्रावधान कब आया, 1922 में। इनकम टैक्स एक्ट 1922 में है। इस अधिनियम के में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, जो अभी भी जारी है, परंतु 1939 में किए गए संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। और 1956 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को लॉ कमीशन को सुपुर्द कर दिया गया। और इस समय तक आयकर अधिनियम में बहुत अधिक संशोधन हो चुके थे और इन संशोधनों के कारण अधिनियम बहुत अधिक जटिल हो चुका था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1958 में पेश की और इसी दौरान करदाताओं को कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा कर की चोरी रोकने के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की। इस समय तक सरकार इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम बनाने के बारे में सोचने लगी थी। अतः इस कमेटी की रिपोर्ट एवं लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 24 अप्रैल 1961 को यह बिल इनकम टैक्स बिल 1961 लोकसभा में पेश किया गया। इनकम टैक्स एक्ट टैक्स का जो बिल कब आया, 1961 में, 24 अप्रैल 1961 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। तथा 1 मई 1961 को यह बिल लोकसभा में प्रवर समिति को सौंप दिया गया और उसका रिपोर्ट के आधार पर सितंबर 1961 में वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। और इस आयकर संबंधी व्यवस्था में भली प्रकार से समझने के लिए इसको अधिनियम एवं नियमों आदि का अध्ययन आवश्यक है। तो वो मैं मोटे मोटे तौर से आपको बता देता हूँ कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए, जो कि इस प्रकार हैं। पहला आयकर अधिनियम 1961। इस अधिनियम की धारा 1 फर्स्ट के अनुसार इसे आयकर अधिनियम 1961 कहते हैं। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था तथा संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। इस अधिनियम में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। आयकर अधिनियम 1961 में भी अनेक बार संशोधन किए जा चुके हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किए जाते हैं, वित्त अधिनियम द्वारा। इसके अतिरिक्त समय समय पर टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भी परिवर्तन किए जाते हैं। जितनी तेज़ी से भारत में आयकर अधिनियम में परिवर्तन हुए हैं, उतनी तेज़ी से संभवतः विश्व के किसी भी देश में आयकर से संबंधित कानून में परिवर्तन नहीं हुए। प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने
एवं कर की चोरी को रोकने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर कानून अधिनियम 1987 एवं प्रत्यक्ष कर कानून संशोधन अधिनियम 1989 एवं प्रत्यक्ष कर कानून संशोधन अधिनियम 2006 पारित किए गए। इन अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आयकर नियम 1962, इन नियमों के नियम फर्स्ट के अनुसार इनको आयकर नियम 1962 कहते हैं तथा 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आए थे। ये नियम आयकर अधिनियम के अनुरूप, अतः इनमें से ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया जाता जो अधिनियम के प्रावधानों से विरोधाभास रखता। इन नियमों में आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों की कार्यविधि और क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत नियम और विभिन्न फार्मों पर पत्रों आदि की गणना किया गया है। हास की दरें, अनुलाभ के मूल्यांकन, ब्याज की गणना आदि से संबंधित प्रावधान इन नियमों में ही दिए गए हैं। अधिनियम की भांति इन नियमों में भी अक्सर संशोधन होते रहते हैं। तीसरा है वित्त अधिनियम वार्षिक। आयकर अधिनियम 1961 में आयकर की दरों का उल्लेख नहीं है, अतः सरकार प्रति वर्ष वित्त अधिनियम में उन दरों की घोषणा करती है जिनके आधार पर कर चुकाना पड़ता है। साधारणतः वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम दिन संसद में वित्त विधेयक पेश करता है, परंतु वर्ष 2018 का वित्त विधेयक फरवरी 2018 के प्रथम दिन पेश किया गया तथा सरकार ने इसे भविष्य में फरवरी माह में प्रथम दिन पेश करने का निर्णय लिया गया और अब भी इसे बारी बारी से चेंज करते रहते हैं। यदि किसी वर्ष वित्त अधिनियम निर्धारित समय पर पारित नहीं हो पाता तो पिछले वर्ष की दरें अथवा वित्त बिल की प्रस्ताव दरें जो करदाता के पक्ष में हो कर निर्धारण के लिए लागू होती है। वित्त अधिनियम 2020 की धारा फर्स्ट में उप धारा 2 के अनुसार जब तक कोई विपरीत प्रावधान नहीं दिया गया हो, इसकी 2 से 104 तक की धाराएँ 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष करों द्वारा केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र। ये कौन कौन से परिपत्र होते हैं? अनेक बार ये देखने में आता है कि आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधान स्पष्ट और विस्तृत नहीं होते। परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के आयकर पदाधिकारी भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं। कर निर्धारण की एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण का परिपत्र जारी किया जाता है। इन परिपत्रों को लागू करने के लिए आयकर विभाग के पदाधिकारी बाध्य होते हैं, परंतु बोर्ड ऐसा परिपत्र जारी नहीं कर सकता जो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के विपरीत हो तथा जिससे करदाता के कर दायित्व में वृद्धि हो। सरकारी अधिसूचनाएं। आयकर अधिनियम एवं आयकर नियमों में अनेक स्थान पर अनेक मामलों में सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार दिया गया है। अतः समय समय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जाती है। ये अधिसूचनाएं विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अलग अलग उद्देश्य के लिए संस्थाओं के अनुमोदन, कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने पर, नियोक्ता से मिलने वाली ग्रेच्युटी, क्षतिपूर्ति पेंशन, अवकाश का नकदीकरण आदि की कर मुक्ति, प्रतिभूतियों के ब्याज की कर मुक्ति, पूंजी लाभ की गणना के लिए लागत वर्धी सूचकांक की घोषणा आदि के लिए जारी की जाती है। सही कर निर्धारण के लिए इनके विस्तृत जानकारी आवश्यक है। इन सरकारी अधिसूचनाओं को जानना जरूरी है। न्यायिक निर्णय। आयकर अधिनियम एवं आयकर नियमों की विवेचना में अपीलेट ट्रिब्यूनल, विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तो बाध्यकारी होता है और सरकार यदि इससे असंतुष्ट हो तो अधिनियम में संशोधन करके भविष्य के लिए निर्णय प्रभावहीन कर सकती है। उच्च न्यायालय तथा अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय भी आयकर पक्षधारियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। अब अपन जो कल करेंगे वो करेंगे आयकर का दायित्व है और इसकी जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण जो डेफिनेशंस है उनसे ही आपको समझ में आएगा कि इनकम टैक्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।